कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। तो बहुत दिन हो चुका था, कोई भी लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कोशिश कर रहा हूँ कि अब थोड़ा सा रेगुलरिटी मेंटेन कर पाऊँ। और आज हम लोग पहले चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है और उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये दोनों आपके एक फिजिक्स की ब्रांच में स्टडी की जाती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स, यानी आपका जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस मैंने देखी हैं लोगों को एक्सप्लेन करते हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत हैं, लेकिन कई जगह पर मैंने डेफिनेशंस पढ़ी भी हैं, बुक्स में भी लिखी हुई हैं, बहुत सारी जगह पर देखी हुई हैं। तो उसमें लिखा रहता है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स है क्या। पहले सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट्स है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में अगर हम स्टडी करना चाहें तो बुक्स में लिखा मिलता है, बहुत सारी जगह पर लिखा मिलता है द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। बहुत सारी बुक्स में ये लिखा मिलेगा आपको। सिंपल सी डेफिनेशन है द चार्जेस एट रेस्ट की। अगर हम स्टडी करेंगे, किसी भी चार्ज की स्टडी करेंगे जो कि रेस्ट में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स। लेकिन अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाके इसी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे थे, है ना, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे थे, तो कैसे डिफाइन करते थे। अगर मान लें कि ये हमारी अर्थ सरफेस है, तो हम लोग डिफाइन कर रहे थे कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द अर्थ सरफेस। ये तो बोल रहे थे इन्फिनाइट से किसी मास को अगर हम उठा के लाना चाहते हैं अर्थ सरफेस पे, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वहां पे, उसी अमाउंट ऑफ वर्क डन को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलेंगे, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलेंगे। सिंपल सी बात है, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में क्या कहा जाता है कि जब किसी भी मास को आप इन्फिनाइट से उठा के अर्थ की सरफेस पे लेके आ रहे हैं, तो वहां पे जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझ में आई बात। उसी से अगर हम कंपेयर करके एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिस्कस करने की कोशिश करें, किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को अगर हम पढ़ने की कोशिश करें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी यही कहता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर हमारे पास कोई एक टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और उसको हम उठा के लेके आ रहे हैं किसी एक दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, किसी भी एक चार्ज को उठा के लेके आ रहे हैं अगर हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, तो जाहिर सी बात है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इसको रिपल कर रहा होगा, तो हमको जबरदस्ती पकड़ के खींच के लाना पड़ेगा। और इस खींच के लाने में आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा उसको हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज। तो हम देख रहे हैं इसको डिफाइन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नाम से डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर है ये, तो यानी चार्ज आपका रेस्ट में होना चाहिए, लेकिन चार्ज तो यहाँ मूव कर रहा है। तो क्या ये डेफिनेशन सही हुई, बताइए, खुद से सोच के बताइए जरा, क्या ये डेफिनेशन सही हुई। क्या बोला है, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैट्स। और इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि चार्ज तो मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं हुई, कुछ कमी है इसमें। क्या कमी है वो जरा देखते हैं। तो जो करेक्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मी, या बहुत सारी बुक्स में भी आपको लिखा मिल जाएगा, करेक्ट डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैट्स की करेक्ट डेफिनेशन जो है वो कहती है द स्टडी ऑफ स्टेशनरी सोर्स चार्ज। ठीक है, सोर्स चार्ज जो है आपका वो सिर्फ स्टेशनरी रहना चाहिए, रेस्ट ऑफ द चार्जेस कैन मूव। ठीक है, बाकी जितने चार्जेस हैं वो आपके सारे मूव कर सकते हैं, लेकिन जो सोर्स चार्ज है आपका वो क्या होना चाहिए, वो रेस्ट में होना चाहिए, तब वो ब्रांच बोली जाएगी इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, अब सोर्स चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। समझ में आई बात। तो यानी सोर्स चार्ज आपका रेस्ट में रहेगा, बाकी अदर चार्जेस मूव कर सकते हैं। तो उस ब्रांच को जिसमें हम स्टेशनरी सोर्स चार्ज के बारे में या उसकी वजह से होने वाले जितने भी फिनोमेना हैं उनकी स्टडी करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट्स बोलेंगे। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और इस डेफिनेशन को प्रीफर करेंगे हम। ठीक है, जब कभी भी आपसे कोई पूछता है, वाइवा में पूछता है, या कोई आप किसी तरीके के रिटन एग्जाम में जा रहे हो फेस करने, और वहां पे अचानक से आपसे पूछ दिया जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स है क्या, तो क्या डिफाइन करेंगे, द स्टडी ऑफ स्टेशनरी सोर्स चार्ज, ना कि ये डेफिनेशन। क्योंकि इस डेफिनेशन में आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को स्टडी करने की कोशिश की तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं रह जाएगा, उसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं बोलोगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हो गया कि आपका चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, जबकि हम देख क्या रहे हैं कि पॉइंट चार्ज जो है वो हमारा मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन
थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, तो हम किस डेफिनेशन को प्रेफर करेंगे, इस डेफिनेशन को प्रेफर करेंगे। अब जरा चलते हैं आगे और थोड़ा सा ये देखते हैं कि यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है चार्ज। तो ये चार्ज है क्या, इसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे चार्ज डेवलप हुआ, और सबसे पहले अगर बात की जाए एंशिएंट टाइम पे तो सबसे पहले किसने इसके बारे में डिस्कस किया, किसने इसके बारे में स्टडी की और कैसे डेवलप किया गया। तो एंशिएंट अगर टाइम की बात करें तो कहा जाता है कि पुराने टाइम पे देखा गया कि जब कभी भी ग्लास रॉड को, क्या देखा गया, जब कभी भी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया गया, ठीक है, क्या देखा गया, जब कभी भी ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रब किया गया तो इस ग्लास रॉड ने लाइट पार्टिकल्स को ठीक है, लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्या किया, लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, सच एज डस्ट हो सकता है, वहां पे कोई और पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, इन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया किसने, ग्लास रॉड ने। जब कभी भी ग्लास रॉड को आप सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करोगे तो देखोगे क्या कि लाइट पार्टिकल्स को ये अट्रैक्ट करने लग रहा है। ये पुराने टाइम पे देखा गया। तो देखा क्या गया कि जब कभी भी ग्लास रॉड को हम सिल्क के क्लॉथ के साथ रब कर रहे हैं तो ये लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर अलग से प्रॉपर्टी जनरेट हो जा रही है ग्लास रॉड के अंदर, ठीक है, कहा गया कि ग्लास रॉड के अंदर कुछ अलग सी प्रॉपर्टी जनरेट हो जा रही है जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे चार्ज बोलेंगे। और इस फिनोमेना को क्या बोला गया, इस फिनोमेना को ये बोला गया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ rubbed substances due to which they attract light objects is called as, या आर लिख लो, आर कॉल्ड एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। रब्ड सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं रब करने के बाद उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज आ जा रही हैं उसको क्या बोला गया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोला गया, ठीक है। और इन सब्सटेंसेस को जो चार्ज हो जा रहे हैं इनको बोला गया कि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हैं सब्सटेंसेस को, ठीक है, ये क्या बोला गया, इलेक्ट्रिकली चार्ज सब्सटेंसेस बोले गए। अब जरा थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं कि क्या क्या हुआ उस टाइम पे और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे, क्या क्या देखा गया। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं, नाम था उनका थेल्स ऑफ मेलिटस। 600 बीसी के आसपास इन्होंने बताया कि जब कभी भी एम्बर नाम के सब्सटेंस को वूलन क्लॉथ के साथ रब किया गया, क्या देखा, इनका ऑब्जर्वेशन क्या था कि जब कभी भी एम्बर नाम के सब्सटेंस को वूलन क्लॉथ के साथ रब किया गया तो इस एम्बर ने लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्या किया, इस एम्बर नाम के सब्सटेंस ने लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब एम्बर होता क्या है, एम्बर के बारे में जरा जान लेते हैं। एम्बर एक येलो कलर का, किस कलर का, येलो रेजिनस कलर का ग्लू लाइक सब्सटेंस है या गम लाइक सब्सटेंस है जो कि बाल्टिक सी में पाया जाता है, ठीक है, कहां पाया जाता है, बाल्टिक सी में पाया जाता है। और इसको जब कभी भी आप वूलन क्लॉथ के साथ रब करोगे तो ये लाइट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये एम्बर की प्रॉपर्टी थी, किसने ऑब्जर्व की, थेल्स ऑफ मेलिटस ने। कब ऑब्जर्व की, 600 बीसी के आसपास। इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, ठीक है, क्या नाम था उनका, चला देखते हैं, जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। क्या नाम था, विलियम गिलबर्ट, ठीक है, विलियम गिलबर्ट नाम था इनका। और इन्होंने 1600 एडी के आसपास, ये थे कौन, ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के पर्सनल डॉक्टर थे। इन्होंने अंबर की स्टडी की। क्या किया इन्होंने, अंबर की स्टडी की। और अंबर की स्टडी करने के बाद एक बुक पब्लिश की, डी मैग्नेट। बुक का नाम क्या था, डी मैग्नेट। और इसी के बेसिस पे अंबर की स्टडी की और अंबर की स्टडी करने के बाद एक बुक पब्लिश करवाई, एक बुक लिखी इन्होंने जिसका नाम था डी मैग्नेट। और इसमें इन्होंने बताया कि अंबर लाइक जितने भी सब्सटेंस होंगे जो रब करने के बाद दूसरे सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे उनको बोला इन्होंने इलेक्ट्रिका। क्या बोला, इलेक्ट्रिका नाम दिया उन्होंने, ठीक है। अब इलेक्ट्रिका एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है कि जो सब्सटेंसेस अट्रैक्टिव नेचर शो करेंगे, ठीक है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिका। तो एम्बर नाम के सब्सटेंसेस से ही एक नया वर्ड निकल के आया जिसको बोला गया
इलेक्ट्रिका, इलेक्ट्रिका, ठीक है, ये नया वर्ड निकल गया इलेक्ट्रिका, जिसको आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बोलने लगे, ठीक है। तो पहला वर्ड ये आया था, ठीक, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। अब जरा बात करते हैं, ये सारी स्टडी हो गई, ये पुराने टाइम पे स्टडी रही थी। फिर उसके बाद चार्जेस को डिफाइन किया गया, क्या होते हैं चार्ज, अब जरा उस पर चलते हैं। तो चार्जेस की अगर बात की जाए, चार्ज को अगर स्टडी करने की बात की जाए तो चार्जेस हैं क्या। अगर चार्ज की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल चार्ज होते क्या हैं, चार्ज एक तरीके की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है किसकी, फंडामेंटल पार्टिकल्स की। चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है किसकी, फंडामेंटल पार्टिकल्स की। फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे हैं, हम लोगों की भी कुछ इंटरनल प्रॉपर्टीज होती हैं, कोई आपको थप्पड़ मार दे तो गुस्सा आएगा ना, कोई गाली दे दे तो गुस्सा आता है ना। तो उसी तरीके से चार्जेस की भी कैसे डिफाइन किया गया, चार्जेस को डिफाइन किया गया, द प्रॉपर्टीज, या कह सकते हैं चार्ज, द चार्ज इज द intrinsic property of the fundamental particles, fundamental particles क्या है, चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है फंडामेंटल पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से, चार्ज की वजह से ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसी में ऐड करेंगे ड्यू टू विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एग्जिस्ट, ठीक है। अगर चार्ज ना हो तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा क्या, कभी नहीं लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगते किसकी वजह से हैं, चार्जेस की वजह से। अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज है तो वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑब्जर्व किए जाएंगे, ठीक है। अब अगर बात की जाए चार्जेस की, तो किसी भी बॉडी को, किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज प्रोवाइड करते हो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उस बॉडी में, है ना। किसी भी कंडक्टर को क्या करें, अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो वो उस बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि कोई फिक्स डायरेक्शन तो है नहीं चार्ज की, है ना। किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करोगे तो क्या ऐसा कभी होगा कि उसकी एक सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाए या दूसरी सरफेस की तरफ चार्ज ज्यादा डेवलप हो जाए, एक तरफ कम डेवलप हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगी आपकी। तो इस केस के लिए ये डिफाइन किया गया कि चार्ज जो है उसको डिफाइन करने के लिए हमको किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, चार्ज को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो चार्ज क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, है ना, स्केलर क्वांटिटी होगी कि नहीं होगी। तो इसका मतलब चार्जेस को ऐड करने के लिए हम लोग लॉज ऑफ सिंपल अलजेब्रा यूज करेंगे, लॉज ऑफ सिंपल अलजेब्रा ही इस्तेमाल किया जाएगा, लॉज ऑफ सिंपल अलजेब्रा ही इस्तेमाल किया जाएगा। सिंपल अलजेब्रा के लॉज क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 2 kg मास को 2 kg मास में ऐड करना हो तो 4 kg का मास मिलेगा आपको। तो यहाँ पे क्या कोई स्पेशल लॉज लगे, नहीं, मैथमेटिक्स के सिंपल लॉज लगे, तो उन्हीं को लॉज ऑफ सिंपल अलजेब्रा बोला जाता है। जो सिंपल मैथमेटिक्स में हमारे लॉज इस्तेमाल होते हैं उनको क्या बोलेंगे, लॉज ऑफ सिंपल अलजेब्रा। तो स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हमेशा लॉज ऑफ सिंपल अलजेब्रा ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको डिफाइन करने के लिए किसी भी डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं हमको। आगे बात करते हैं चार्ज की। अगर बात करें तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम्ब है चार्ज की यूनिट, ठीक है। चार्ज को किसमें मेजर करेंगे, कूलॉम्ब्स में मेजर करेंगे। इसके अलावा अगर कूलॉम्ब के अलावा बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सभी को पता है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बात की जाए, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बात की जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज की बात की जाए तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम्ब के आसपास, ठीक है। यही चार्ज ऑन एन प्रोटॉन भी होता है, लेकिन वो पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा और ये नेगेटिव साइन के साथ रहेगा। अब हमने लिख दिया है यहाँ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज ही होगा। प्रोटॉन की बात की जाए तो सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज होगा। अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चार्जेस के बारे में ये बात हो गई, ठीक है, चार्जेस के बारे में बात हो गई। अब जरा देखते हैं चार्जेस को क्लासीफाई कैसे किया गया है। चार्जेस की अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो चार्जेस को क्लासिफाई किया गया है, सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे, चार्ल्स डुफे। कौन से थे, चार्ल्स डुफे नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जब कभी भी एक ग्लास रॉड ले लो आप, एक ग्लास रॉड है इस तरीके से, ठीक है, ग्लास रॉड ले लो और ग्लास रॉड को एक सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करो। तो जब कभी भी ग्लास रॉड को, एक ग्लास रॉड लिया, सिल्क का क्लॉथ लिया, ठीक है, सिल्क का क्लॉथ लिया, इन दोनों को जब आपस में रब किया गया तो देखा गया कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। क्या देखा गया, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो चार्ल्स डुफे ने जो
चार्ज डेवलप हो रहा था ग्लास रॉड पे, उसको बोला वाइट्रस। ठीक है, इस चार्ज को क्या बोला गया, वाइट्रस चार्ज बोला। तो चार्ल्स डुफे ने डिफाइन किया, द चार्ज डेवलप्ड ऑन द ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ इज कॉल्ड एज वाइट्रस। क्या बताया, द चार्ज डेवलप्ड ऑन द ग्लास रॉड पे जो चार्ज डेवलप होगा उसको क्या बोला गया, वाइट्रस चार्ज बोला गया। इसके अलावा इन्होंने ही बताया कि एम्बर नाम का जो सब्सटेंस था उसको अगर वूलन क्लॉथ के साथ रब किया जाए, ठीक है, एम्बर नाम के सब्सटेंस को वूलन क्लॉथ के साथ रब किया जाए तो एम्बर पे जो चार्ज डेवलप होगा उसको बोला इन्होंने रेजिनस। क्या बोला, रेजिनस चार्ज बोला है। ठीक है, रेजिनस और वाइट्रस दो तरीके का चार्ज का क्लासिफिकेशन किया चार्ल्स डुफे ने। और इन्होंने क्या डिफाइन किया इसको, द चार्ज डेवलप्ड ऑन the ember while it is going to be rubbed with woolen cloth is called as resinous। ठीक है, वाइट्रस और रेजिनस दो तरीके का क्लासिफिकेशन किसने दिया था हमको, चार्ल्स डुफे ने ये क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन था ये बाद में साइंटिस्ट आए बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। क्या नाम था उनका, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने बोला कि ये क्लासिफिकेशन कुछ मजेदार नहीं है, हर बार आप ग्लास रॉड और एम्बर को कहां से ढूंढते घूमोगे। तो उन्होंने कहा कि चार्जेस सिर्फ दो तरीके के होने चाहिए, पहला होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होना चाहिए नेगेटिव चार्ज। तो पहला क्लासिफिकेशन दिया चार्ल्स डुफे ने और दूसरा क्लासिफिकेशन दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और चार्ल्स डुफे के अकॉर्डिंग वाइट्रस और रेजिनस दो तरीके के चार्जेस थे, जबकि बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग only two kinds of charges are possible, first one is positive and the second one is negative। understood everyone? आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था। इसके बाद एक लॉ दिया गया, कौन सा लॉ था, ये अभी तक खाली इंट्रोडक्शन चल रहा है आपका, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, चार्जेस के बारे में अभी हम जान रहे हैं, पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बात की जाए अगर फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स का फंडामेंटल लॉ क्या कहता है। फंडामेंटल लॉ कौन से होते हैं, जो मूलभूत यानी आधारभूत जो लॉज होते हैं, हिंदी में बोले तो आधारभूत लॉ, जिनके ऊपर पूरी इलेक्ट्रोस्टैट्स चलेगी। तो पहला लॉ कहता है ओनली टू काइंड्स ऑफ चार्जेस आर देयर, सिर्फ दो तरीके के चार्जेस ही होते हैं, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव। दो तरीके के चार्जेस ही पॉसिबल, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकंड स्टेटमेंट फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स कहता है कि चार्जेस की अगर बात की जाए तो इनमें अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉपर्टी होती है। तो हमेशा लाइक चार्जेस क्या करेंगे, लाइक चार्जेस यानी सेम तरीके के चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। समझ में आई बात ये। तो क्या कहता है फंडामेंटल लॉ, पहला लॉ कहता है कि ओनली टू काइंड्स ऑफ चार्जेस आर पॉसिबल, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। और सेकंड लॉ कहता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये फंडामेंटल लॉ था। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो हम जानते हैं कि एक टर्म आता है इंडक्शन का। ठीक है, इंडक्शन का एक टर्म आता है। इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की अगर बात की जाए तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक स्फीयर है, हमारे पास एक स्फीयर है, तो स्फीयर या यूनिवर्स में किसी भी बॉडी की बात की जाए तो वो हमेशा क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, यानी जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी यहाँ पे होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा हमेशा, कोई भी बॉडी यूनिवर्स की क्या होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहती है, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे वहां पे। तो अगर एक कोई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर है हमारे पास, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर है और इसके पड़ोस में हम एक पॉजिटिव रॉड लेके आ रहे हैं, कैसी रॉड है, इसके पड़ोस में पॉजिटिव रॉड लेके आ रहे हैं, चलो मान लेते हैं, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव रॉड के जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे ये इस स्फीयर के सारे नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस जितने भी होंगे इस स्फीयर के सारे इस साइड कलेक्ट हो जाएंगे, जबकि पॉजिटिव जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे इस साइड कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, चार्ज सेपरेशन होगा एक तरीके का।
अब जैसे इस रॉड को हटा देंगे फिर से बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। तो ये क्या है, एक तरीके का टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन है ना, एक तरीके का टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन है। जब तक ये पॉजिटिव रॉड यहाँ पे रहेगी चार्ज सेपरेशन होगा बॉडी में, लेकिन जैसे ये पॉजिटिव रॉड हटा दोगे पॉजिटिव चार्ज फिर से और नेगेटिव चार्ज फिर से आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो क्या बोला गया, इंडक्शन इज द टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन of the neutral bodies। ठीक है, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों बोला गया, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन या टेम्परेरी चार्ज सेपरेशन भी बोल सकते हो आप, टेम्परेरी चार्ज सेपरेशन भी बोला जा सकता है, टेम्परेरी पोलराइजेशन भी बोला जा सकता है। तो जब कभी भी एक पॉजिटिव रॉड को हम लेके आ रहे हैं एक न्यूट्रल स्फीयर के पास, तो हम देख रहे हैं कि चार्ज सेपरेट हो जा रहा है, और जैसे इस पॉजिटिव रॉड को हटाया जा रहा है फिर हम क्या देख रहे हैं कि चार्जेस फिर से मर्ज हो जा रहे हैं, एक तरीके से आपस में मिल जा रहे हैं। तो हम देख कह रहे हैं कि टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, परमानेंटली चार्ज सेपरेट नहीं होंगे इस तरीके से। तो इस तरीके को बोला गया, इस चीज को बोला गया इंडक्शन। अब जरा एक चीज और समझ लेते हैं, यहाँ पे इंडक्शन के साथ में एक टर्म और आता है अर्थिंग का। ठीक है, अर्थिंग का एक टर्म और आता है। तो इसी तरीके से मान लेंगे अगर हमारे पास एक न्यूट्रल स्फीयर है और स्फीयर के पास एक निगेटिव रॉड लेके आ रहे हैं, कैसी रॉड है, निगेटिव रॉड है, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस सारे इधर कलेक्ट हो जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस सारे इधर कलेक्ट हो जाएंगे, इंडक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब क्या करें हम, अगर इस वाले एंड को, इस वाली सरफेस को जिसमें नेगेटिव चार्जेस आपके लगे हुए हैं, इस वाली सरफेस को क्या किया जाए, अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए, यानी अर्थिंग कर दी जाए इसकी। अर्थ से कनेक्शन मतलब अर्थिंग कर रहे हैं हम लोग, एक वायर खंभों पे लगा हुआ देखा होगा जो जमीन पे जाके डायरेक्ट टच होता है, वो अर्थिंग के लिए ही होता है। ठीक है, अर्थिंग के लिए ही होता है। तो क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अर्थ सरफेस की अगर बात की जाए या अर्थ की बात की जाए, तो अर्थ हमारी एक ऐसी बॉडी है जिसमें आप कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भेज सकते हो, जिससे कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकते हो। तो क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे अर्थ सरफेस में। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके अर्थ सरफेस में ट्रांसमिट हो जाएंगे या चले जाएंगे। तो इस बॉडी ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज का शेयरिंग कर दी है ना, चार्जेस की शेयरिंग कर दी है। तो इस शेयरिंग ऑफ चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है अर्थिंग। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोला गया। ठीक, तो इतनी बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी सबको, इंडक्शन तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जरा एक कॉन्सेप्ट और हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि जैसे हम बोलते हैं ना, किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, किसी एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हम जरा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया है उस पे पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आया है, या जिस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आया है उस पे नेगेटिव चार्ज ही क्यों आया है, पॉजिटिव वाली बॉडी पे नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया। या कहने का मतलब अगर ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर रहे हैं तो ग्लास रॉड पे ही पॉजिटिव चार्ज क्यों डेवलप हुआ, सिल्क क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं डेवलप हुआ। तो अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स किससे मिलकर बना हुआ है, बॉडीज से या सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है, और हर बॉडी मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। हर मॉलिक्यूल आपका एटम से मिलकर बना हुआ है, और एटम्स की बात की जाए तो एटम्स आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। अब थोड़ा सा एक और चीज जानते हैं यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ये भी दो तरीके के सब्सटेंसेस से मिलकर बने हुए हैं। फर्स्ट वन इज क्वार्क पार्टिकल, ये क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, और दूसरी चीज है ग्लूऑन्स। क्वार्क पार्टिकल और ग्लूऑन से मिलकर बने हुए हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब ये आपके बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये हायर स्टडीज में जाओगे तो सुनोगे इनके बारे में, या अभी जब क्वांटाइजेशन पढ़ाएंगे तो एक बार फिर से डिस्कस करेंगे इन चीजों को। ठीक है, चार्ज क्वांटाइजेशन में एक बार फिर से डिस्कस किया जाएगा। तो क्वार्क पार्टिकल या ग्लूऑन्स की बात की जाए तो ये आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनको फाइनली ब्रेक नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनको फाइनली ब्रेक नहीं किया जा सकता अभी तक की जो मॉडर्न स्टडी कहती है वो ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को आप इनमें ब्रेक कर सकते हो, या कह सकते हो कि क्वार्क्स और ग्लूऑन से ही मिलकर आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने हुए हैं। ठीक, तो अगर एटम की स्टडी की जाए, बात किसकी करने वाले हैं हम, एटम की स्टडी करने वाले हैं, तो एटम्स मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। यानी सेंटर पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगी, और इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर बात की जाए तो बाउल रूल के अकॉर्डिंग 2, 8, 18 का फॉर्म पढ़ रखा होगा ना, इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है। ठीक है, 2, 8, 18 के फॉर्म में। ये तो न्यूक्लियस हो गया आपका, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में कौन कौन से न्यूक्लियॉन्स इनको बोला गया है, एक तरीके से बात की जाए तो न्यूक्लियॉन्स मेनली दो तरीके के होते हैं, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन को ही न्यूक्लियॉन्स बोला गया है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को ही हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। अंदर वाली, जो सबसे अंदर वाली सेल है उसको बोलेंगे इनर मोस्ट सेल। क्या बोलेंगे उसको, इनर मोस्ट सेल।
इनर मोस्ट सेल बोला गया। जो बाहर वाली सेल होगी उसको आउटर मोस्ट सेल बोलेंगे, आउटर मोस्ट सेल बोलेंगे। अगर हम इनर मोस्ट सेल की बात करें तो ये न्यूक्लियस के बहुत पास है, इन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा न्यूक्लियस की वजह से। लेकिन अगर कंपेयर करें आउटर मोस्ट सेल को जो कि लार्ज डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम काम कर रहा होगा। तो ये जो बाहर की सेल में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं आपके बाहर वाली सेल में, ये लगभग आपके जो बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये लगभग कहा जाता है कि बहुत ही स्मॉल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं इससे न्यूक्लियस से। जरा सा इनको एनर्जी मिलेगी, फुदक के बाहर आ जाएंगे, मेढक की तरह कूद के बाहर आ जाएंगे, जैसे एनर्जी इनको मिलेगी हल्की सी। ठीक है, तो होता क्या है, जब कभी भी दो सब्सटेंसेस को रब किया जाता है, जब कभी भी दो सब्सटेंसेस को रब किया जाता है, तो एक टर्म यहाँ पे आता है वर्क फंक्शन, उसको जरा समझ लेते हैं। वर्क फंक्शन को भी समझना जरूरी है। वर्क फंक्शन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है या अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा जो किसी भी आप एटम को दोगे, तो एटम का जो आउटर मोस्ट सेल है वो कितनी जल्दी कितनी एनर्जी लेके इस आउटर मोस्ट सेल को छोड़ के अर्थ की बॉडी की सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, बॉडी की सरफेस पे आ जाएगा। क्या होगा, जैसे ही आप इस एटम को एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करोगे तो सबसे पहले एनर्जी आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, क्योंकि वो बाहर ही है। तो बाहर जैसे ये एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे, क्या करेंगे, कूद के बाहर आ जाएंगे। तो कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हर एक इंडिविजुअल एटम को अपने आउटर मोस्ट सेल को इस सेल से रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाए कि ये कूद के अपनी सेल से बाहर आ जाए, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलेंगे हम वर्क फंक्शन। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ध्यान से सुनेंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल, उसको क्या बोलेंगे, एंड ब्रिंग इट टू द सरफेस ऑफ द मटेरियल, उसको बोलेंगे वर्क फंक्शन। तो जब कभी भी दो सब्सटेंसेस को आपस में रब किया जाता है, दो सब्सटेंसेस को आपस में रब किया जाएगा, तो हम मान लें एक का वर्क फंक्शन W1 है, दूसरे का वर्क फंक्शन W2 है। यानी एक सब्सटेंस को या एक मटेरियल को W1 अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए या अर्थ सरफेस तक लाने के लिए, दूसरे एटम को W2 अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अब दो सब्सटेंसेस में से W1 W2 हमने वर्क फंक्शन मान लिया, यानी दोनों को डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, किसी एक को कम चाहिए होगी, किसी एक को ज्यादा चाहिए होगी। अब जिसको कम चाहिए होगी, जरा बात उसकी करते हैं, जिस एटम को कम एनर्जी चाहिए या जिस सब्सटेंस के एटम को कम एनर्जी चाहिए, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन जल्दी इजेक्ट हो जा रहा होगा ना, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो जल्दी इजेक्ट हो जाएगा। अब जब जल्दी इजेक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब जब कभी भी दो सब्सटेंसेस को आप आपस में रब करोगे तो जिस सब्सटेंस का वर्क फंक्शन कम होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा कहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाएगा जिस सब्सटेंस का वर्क फंक्शन ज्यादा है। तो जिस सब्सटेंस का वर्क फंक्शन कम है, यानी इसको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए अपने आउटर मोस्ट सेल को सरफेस तक लाने के लिए, वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां से इजेक्ट हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज और जहां गया उस पर नेगेटिव चार्ज। अंडरस्टूड एवरीवन? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।